तो दोस्तों आज हम समझते हैं किरातार्जुनीयम के महाकवि भारवी का जीवन परिचय। जिन्होंने किरातार्जुनीयम को लिखा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की विशेषताएं आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छी है जो किरातार्जुनीयम, उसके बारे में आज हम देखते हैं। महाकवि उनके जो इसे लिखे हैं किरातार्जुनीयम को, महाकवि भारवी, उनके जीवन चरित्र के बारे में समझ लेते हैं, इनके जीवन के विषय में समझ लेते हैं। संस्कृत कवियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने निजी जीवन के विषय में कहीं नहीं लिखा। भारवी भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनके जीवन के विषय में हम उनके एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम से कुछ नहीं जान सके। उन्होंने अपने ग्रंथ में अपने माता पिता, आचार, आश्चर्यदाता, निवास स्थान इत्यादि के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। एक अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में आनंदपुर नामक स्थान है। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर प्रदेश में, ये नोट कर लेना, पश्चिमोत्तर प्रदेश में आनंदपुर एक नाम का स्थान है। वहाँ पर कौशिक वंश के ब्राह्मण निवास करते थे। किस वंश के ब्राह्मण निवास करते थे? कौशिक वंश के ब्राह्मण निवास करते थे। ठीक है, कौशिक वंश के ब्राह्मण जो हैं निवास करते थे। बाद में इन लोगों ने नासिक के देश में स्थित अचलपुर में निवास किया। इसी वंश में नारायण स्वामी से दामोदर की उत्पत्ति हुई। जो नारायण स्वामी थे, नारायण स्वामी से किसकी उत्पत्ति हुई? दामोदर की उत्पत्ति हुई। और दामोदर किसका नाम था? महाकवि भारवी का नाम था। पहले का इनका दामोदर ही नाम था। ठीक है, तो भारवी के पिता कौन हुए? नारायण स्वामी। भाई दामोदर के पिता जैसे नारायण स्वामी हैं तो दामोदर का ही नाम भारवी था, तो भारवी के पिता कौन हुए? नारायण स्वामी। तो आप नोट कर सकते हैं कि भारवी के पिता जो है नारायण स्वामी हैं और भारवी का ही नाम, दूसरा नाम है दामोदर। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें नोट कर दे जाइए। तो दामोदर की उत्पत्ति हुई। यही दामोदर बाद में भारवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप देखते जाइए, स्क्रीन में भी आपको जो किताब लगी हुई है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रसिद्ध हुए। चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन से भारवी की मित्रता थी। बाद में इनकी मित्रता राजा दुर्विनीत से हो गई। तत्पश्चात इन्हें पल्लव राज विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। भारवी के तीन पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। इनके मध्यम पुत्र यानी जो बीच वाले पुत्र थे, पहले बड़ा लड़का होता है, फिर इसके बाद छोटा लड़का होता है, फिर उसके बाद छोटा लड़का। तो इनके जो बीच वाले से यानी दूसरे नंबर वाले जो लड़के थे, उन पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र हुए। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि जो पहला पुत्र हुआ उनके बारे में क्यों जिक्र नहीं हुआ, जो सबसे छोटे पुत्र थे उनके बारे में क्यों नहीं जिक्र हुआ, बीच वाले के ही बारे में क्यों जिक्र हो रहा है। तो बात यह है कि जो बहुत महान कार्य करते हैं उन्हीं के बारे में हमें जो है ज़्यादा गहराई पूर्वक जानने की आवश्यकताएं होती हैं। तो इनके मध्यम पुत्र यानी जो बीच वाले पुत्र थे, दूसरे नंबर वाले मनोरथ के 4 पुत्र थे। इनमें एक वीरदत्त था जिसका विवाह गौरी नामक कन्या के साथ हुआ। किस लड़की के साथ हुआ था? गौरी नामक कन्या के साथ हुआ था। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र महाकवि दंडी हुए। देखिए, ये जो महान कवि दंडी हैं, तो दंडी के बाबा कौन हुए? दंडी के जो बाबा हुए वो महाकवि भारवी हुए। ऐसा ही बताते हैं ना। तो वीरदत्त और गौरी के पुत्र कौन है? दंडी। अब दंडी के भी आपको, जैसे आप अगर से पूछ लिया जाए कि दंडी की माता कौन है, तो आप बता देंगे दंडी की जो माता है वो गौरी है और उनके पिता कौन है? वीरदत्त हैं। उनके बाबा का नाम बताओ, तो उनके बाबा का नाम जो है भारवी है। कहा जाता है कि दंडी के वंशज अब हरिद्वार और वाराणसी ग्वालियर में बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? हरिद्वार, वाराणसी, ग्वालियर में जो है बसे हुए हैं। ठीक है, वाराणसी में ब्रह्मा घाट पर एक विशाल भवन डांडे भवन है जिसमें दंडी के वंशज रहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारवी दंडी के प्रपितामह थे। यानी प्रपितामह का मतलब क्या होता है? उनके बाबा थे। ठीक है, किरातार्जुनीयम में शिव की प्रशंसा, किरातार्जुनीयम एक जो महाकाव्य है महाकवि भारवी का, किरातार्जुनीयम में शिव की प्रशंसा अनेक स्थानों में की गई। विष्णु का नाम उल्लेख बहुत कम हुआ।
18वें सर्ग के अंत की ओर शिव के प्रति अर्जुन की प्रार्थना जिस तत्परता से वर्णित है, उससे ज्ञात होता है कि कवि अपने इष्ट देव की प्रति अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारवी परम शिव के भक्त थे, जबकि माघ वैष्णव थे। ठीक है। अब किरात अर्जुनियम यानी भारवी का जो समय है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो आइए भारवी के बारे में समझते हैं। भारवी के समय अन्य कवियों की ही भांति भारवी के समय का जो है निर्धारण किया गया है। तथापि दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख हुआ है। किस शिलालेख में? दक्षिण के ऐहोल। इस शिलालेख का समय जो है 634 ईस्वी बताया गया है। घुमरेटीपुर के शिलालेख से भी हमें यह पता चलता है कि राजा दुर्विनीत किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। किरात अर्जुनियम के जो 15वां सर्ग है उस पर उन्होंने टीका लिखी है। नवनीतम अन्वेषणों दुर्विनीत का राज्यकाल जो है 580 ईस्वी के लगभग ठहरता है, यह माना जाता है। भारवी के किरात अर्जुनियम का उदाहरण जयादित्य की काशिका वृत्ति उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। काशिका से बहुत पहले ही किरात अर्जुनियम इतना प्रसिद्ध हो गया होगा कि उस उदाहरण कोई दिया होगा। चौथी बात समझ लेते हैं। जो यानी 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट का जीवन कब हुआ ये भी पूछ लेता है। तो बाणभट्ट का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। तो 7वीं शताब्दी में होने वाले बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में अपने पूर्व के प्रायः समस्त कवियों का उल्लेख किया है, किंतु भारवी का नाम उल्लेख कहीं नहीं किया उन्होंने। कीट महोदय के अनुसार बाणभट्ट ने भारवी का उल्लेख इसलिए नहीं किया था। कुछ कहा जाता है, यानी एक कथा के अनुसार या एक कीट महोदय एक थे, तो उनके अनुसार बाणभट्ट ने भारवी का उल्लेख इसलिए नहीं किया था कि उनके समय तक भारवी ने इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की थी, इसका उल्लेख नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। कीट महोदय ने भारवी का समय 540 ईस्वी जो है माना है। 540 ईस्वी। पांचवी बात समझ लेते हैं। जयकोवी मैकडोनल बलदेव उपाध्याय चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने भारवी का समय भिन्न भिन्न माना है। इन सब विचारों से यह निर्णय होता है कि भारवी के समय 550 ईस्वी से यानी 60 ईस्वी तक माना जा सकता है। भारवी का एक मात्र ग्रंथ किरात अर्जुनियम। अब ये जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियो रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।